अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम मिड टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इको 401 की। पार्ट 1 में हमने 8 लेसन कवर किए थे। आज हम 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो आ रहा है स्केरसिटी एंड रैशनल चॉइस। स्केरसिटी क्या होती है? हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर अपनी वांट्स को पूरा करेंगे तो वो क्या होगा, स्केरसिटी हो जाएगी। रैशनल चॉइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मतलब हमारे पास दो चीज़ें हैं। हम ले लेते हैं, एक जगह टैंक ले लेते हैं और एक जगह जमशीरी ले लेते हैं। इन दोनों चीज़ों में से हमें एक की प्राइस 100 की मिल रही है और एक की प्राइस 120 मिल रही है। तो दोनों का जो बेनिफिट है, दोनों के जितने भी बेनिफिट हैं वो सेम है। अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो हमें कम कीमत में पड़ेगा उसका बेनिफिट भी सेम होगा, हम वो ख़रीदेंगे। तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल चॉइस होगी, वो हमारा रैशनल बिहेवियर भी होगा और रैशनल चॉइस भी होगी। आगे हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमें उन्होंने दिया हुआ है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ये अप्रोच दोनों इम्पॉर्टेंट है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस का अप्रोच। उसके बाद है हमारे पास यूटिलिटी वो होती है जब हम कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसको कंजम्पशन करते हैं, उससे जो बेनिफिट होता है वो हमारा क्या आते हैं, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उस चीज़ को कंजम्पशन करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे कहते हैं यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी वो होती है जब हम फर्ज करें एक जगह मैंगो ले सकते हैं, एक जगह एप्पल ले लें, एक जगह पीच ले लें। इन तीनों को हम कंज्यूम करते हैं। इन तीनों की जो मुकम्मल हमारी जो सेटिस्फेक्शन होगी उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ये होता है कि हमारे पास जब हम किसी यूनिट का इजाफा करें, मतलब कि किसी भी यूनिट का इजाफा कोई भी चीज़ हो सकती है। मतलब फ़र्ज़ करें प्यास हमें लगी है, तो हम प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे, जब हम 7 ग्लास प्यास के पी रहे तो हम उसकी एक यूटिलिटी और एक ग्लास पी लेते हैं, यानी कि 8 ग्लास पी लेते हैं। तो जो 8 ग्लास हम यूटिलिटी का पियेंगे उससे जितना हमें बेनिफिट होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी रिटर्न। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कोक की। उनके लिए कोक के 6 बोतल ली हुई है। पहले में हमें क्या हो रहा है जी, 7 हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है, फिर 11 मिल रही है, फिर 13 मिल रही है, फिर 14, फिर 14, फिर 14, 13 और मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है 7, 4, 2, 1। ये सारी चीज़ें मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या हुआ, जब हमने पहले बोतल कंज्यूम की तो हमें इससे टोटल सेटिस्फेक्शन मिली 7। उसके बाद हमें मिली टोटल बोतल की 2 बोतल पी, उसके बाद हमें जो मिली टोटल यूटिलिटी वो 11 मिली। इसी तरीके से 13, 14 और 14। उसके बाद जब 6 हमने किया तो वो क्या हो गया, कम होती जा रही 30। यहाँ तक ये जितनी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे नेगेटिव पे चली जाएगी ये चीज़, मार्जिनल यूटिलिटी पे। हमारी टोटल यूटिलिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव पे चली जाएगी, क्योंकि वो हमें नुकसान देना शुरू कर देगी। उसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी क्या किया हुआ है, इन्होंने आपस में 7 और 0 और 7 को माइनस किया, 7 आ गया, 7 में से 11 किया, 4 आ गया, 11 में 3 किया, 4 हो गया। ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। बाजू का ये टेबल दे दिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में और कहा जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी फाइंड करें। और यहाँ ये लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपसे MCQs में पूछा जा सकता है जो टोटल यूटिलिटी कर्व होता है वो किस तरफ मूव करता है। ये इम्पोर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में कर्व से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं MCQs बेस। हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो कुछ आ सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ सप्लाई और डिमांड के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 को हम स्किप करते हैं, चैप्टर नंबर 11 में चलते हैं। चैप्टर 11 पे आ रहा है इंडिफरेंस कर्व एंड ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंट कर्व्स एंड डिफरेंट कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। इंडिफरेंट कर्व जो होता है कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स का, और ये टू गुड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब अगर गुड वाई ले लें, गुड एक्स ले लें, तो गुड वाई भी इतनी सेटिस्फेक्शन देगी जितनी गुड एक्स दे रही है। उसके बाद इंडिफरेंट कर्व हमारा स्टार्ट होता है ओरिजिन साइड से, ठीक है, ये MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और ये जाता है
लेफ़्ट टू राइट, डाउनवर्ड मूव करता है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ से मूव करता है। उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, the average slope of the indifference curve between any 2 points is given by the change in the quantity of a good y is divided by the in the quantity of x is called a margin rate of substitution। इसमें आपसे ये पूछी जा सकती है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर जो ये सर्कल वाइज आ रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व है, और ये हमारे पास है बजट लाइन जो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल बजट लाइन होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एल शेप, ये लिखा हुआ इंडिफरेंस कर्व जो होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन में स्ट्रेट लाइन होता है, और एल शेप होती है उसकी परफेक्ट कंप्लीमेंट पे। चैप्टर नंबर 12 कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम आ जाते हैं फर्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। फर्म क्या होता है? फर्म इज़ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन इन विच सम वैन इन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ऐसे बहुत से लोग मिलकर क्या करें, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्या करें, एक्टिविटी करें। ठीक है, कोई एक्टिविटी करें जिससे हमें प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन करने के बाद हमें क्या हो, उसे प्रॉफिट अर्न हो, उसको क्या हम कहेंगे, फर्म कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ द फर्म, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकती है। यहाँ हमारे पास प्रॉफिट कहते कहा जाएगा, प्रॉफिट फाइंड करें तो आपने प्रॉफिट का फार्मूला क्या, टी आर यानी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ। उसके बाद ट्रेडिशनल थ्योरी क्या होती है? ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ से फर्म से डैट द फर्म बेसिक गोल टू इट मैक्सिमाइज, जो उसके गोल हैं वो मैक्सिमाइज करे प्रॉफिट को। ट्रेडिशनल थ्योरी का क्या मकसद है? हर फर्म का, हर बिजनेस का मकसद ये होता है कि वो मैक्सिमाइज करे अपने प्रॉफिट को। प्रॉफिट हम किस तरह निकालते हैं? लिखा हुआ है टी आर शुड बी ग्रेटर दैन टी सी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी क्या, अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा अपनी कॉस्ट से, जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट आ रहा है। अगर हमारा टी सी ज़्यादा होगा और टी आर हमारा कम होगा तो इट्स मीन कि हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। आगे है टाइम ऑफ अ फर्म, टाइप ऑफ अ फर्म पूछी है। टाइप ऑफ फर्म हमारे पास है प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक बंदा होता है, काम करता है। जैसे आपने रिटेलर में देखा होगा, वो सामान लाते हैं, बेचते हैं, इस तरह एक बंदा काम करता है, जो आपके आम रूटीन में शॉप्स वगैरह में होती हैं। पार्टनरशिप में होते हैं दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 8 हो सकते हैं। इसमें क्या, पार्टनरशिप में हम 4-5 लोग मिलकर काम कर ले तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी ये वो कंपनी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है और वो शेयर दे देती है हमें पब्लिक को, और आम पब्लिक को क्या कहते हैं, शेयर देती है कि आप ये ख़रीदें, वो ख़रीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आम रूटीन में मेरे यहाँ पे 500-700 का आपको एक शेयर मिल जाता है। मतलब इसके बहुत से पार्टनर होते हैं, और ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, फिर उस लिहाज से वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर्स जो है काम करते हैं और आखिर पे बताते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट हुआ, और लास्ट में उनको प्रॉफिट मिल जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप तो रेफर टू द मैनेजमेंट स्किल एंड द पर्सनल इंडिविजुअल यूज टू कंबाइन रिसोर्स इन द, एक ऐसा बंदा जो मैनेजमेंट स्किल हो उसके पास, और मैनेज करे अपने बिजनेस को मैनेज करे, और उससे प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अर्न करें, लेबर को सही तरीके से इस्तेमाल करें, लैंड को इस्तेमाल करें, कोस्ट को सही इस्तेमाल करें, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करें। अगला है हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्यू किसके इक्वल होता है। ठीक है, क्यू का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है, सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन गिवन था। आगे हम देखते हैं को प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो थ्योरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप किसके बारे में, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हम कितना इनपुट लगाएंगे, कितना इनपुट लगाने के बाद हमें कितना आउटपुट रिसीव हो रहा है, ये थ्योरी ये बताती है। यहाँ लिखा भी होगा प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ वाइडली यूज द रिलेशनशिप ऑफ एन आउटपुट, यानी कि हम कितना इनपुट लगाएंगे और कितना हमें उसका प्रॉफिट होगा। किसने ईजाद किया था, एक टेस्टेड साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक था, 1928 में रिप्रेजेंट किया। और इसका जो फंक्शन है
उसको इस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज़ में कि कोप जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी क्या इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में, क्योंकि जो आपका पेपर आता है वो 50% जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल बेस में होता है। एमसीक्यूज़ 7 या 8 एमसीक्यूज़ आपके ऐसे आते हैं जिसमें आपको स्लोप का पूछा जा सकता है, डिमांड का पूछा जा सकता है, सप्लाई का पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर सिर्फ आप यही कर लें तो आप एग्ज़ाम में 90-20 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था शॉर्ट रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, 1 ईयर का टाइम होता है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी होती हैं, वो फिक्स होती हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमने वो फिक्स होंगी, उसमें रहकर हमने प्रोडक्शन करनी है, वो शॉर्ट रन पीरियड होगा। लॉन्ग रन पीरियड वो होगा जिसमें हमारे जो फैक्टर हैं, टेस्ट है, लैंड है, कैपिटल है, जो भी है वो क्या होंगे, वेरिएबल चेंज होते रहेंगे। वेरिएबल चेंज होते जाएंगे और इसमें हम रहकर प्रोडक्शन करेंगे, तो वो लॉन्ग रन में आ जाएगा। और एक बात, शॉर्ट रन पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें से हम उसमें नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं होता। उसके बाद आगे हमारे पास आइसोकार्ट कर्व आ जाता है। इसका आइसोकार्ट जो कर्व होता है वो कम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है, कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, यानी कि लेबर और कैपिटल हो गया, लैंड हो गया या कैपिटल हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आइसोकार्ट कर्व। और आइसोकार्ट मैप जो है ये पैरेलल होता है, ठीक है। आइसोकार्ट मैप इज़ अ पैरेलल, डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में कुछ खास और इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 16, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये जो वेरिएबल कोस्ट होती है, कोस्ट वेरी करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी में, उसको कहते हैं वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट इज़ द कोस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, FOH डेट चेंज। जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी उनको पता होगा कि जो हमारी कोस्ट अकाउंटिंग होती है, लेबर, मटेरियल, FOH में डिपेंड करती है। इज़ अ कोस्ट ऑफ लेबर। वेरिएबल कोस्ट क्या है, कोस्ट है लेबर की, क्योंकि हम लेबर लगाएंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए, उसमें मटेरियल लगाएंगे, फिर उसको चीज़ों को सेल करेंगे, तो ओवरहेड के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो हमारी वो सारी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। हमके कोस्ट ऑफ जो हमारी है ये इज़ द कोस्ट ऑफ लेबर मटेरियल डेट चेंज टू इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। मतलब वेरिएबल कोस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगला है हमारे पास फिक्स कोस्ट इसका ऑपोजिट है। जो कोस्ट थी वो वेरी करती थी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, तो हम वो कहते हैं फिक्स कोस्ट, ठीक है। लेकिन जो कोस्ट है अगर वो लेवल ऑफ इनपुट पे नहीं वेरी करती, इट्स मीन वो फिक्स कोस्ट है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये एक ही रहती है। वेरिएबल कोस्ट यानी कि एक टाइम 100, एक टाइम 20, एक टाइम 30 है, लेकिन फिक्स कोस्ट एक 10 है, नेक्स्ट भी 10 है, फिर भी 10 है, आगे भी 10 है। उसके बाद हम क्या कहते हैं फिक्स कोस्ट। देखिए फिक्स कोस्ट डिपेंड सेल लेवल सच अ रेंट, प्रॉपर्टी, टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारी क्या है फिक्स कोस्ट में से टोटल कोस्ट क्या होती है, जब हम सम करते हैं वेरिएबल कोस्ट का और फिक्स कोस्ट का, जब हम सम करते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कोस्ट। ये चैप्टर आपने पूरा पढ़ना है। और टोटल कोस्ट का हमारे पास टी सी इज इक्वल टू FC + VC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल कोस्ट। उसके बाद है एवरेज कोस्ट का फार्मूला, ये लिखा हुआ एवरेज कोस्ट, ये फार्मूला है। उसके बाद एवरेज कोस्ट ये है जी, इसका ये लिखा है, ठीक है। ये फार्मूला ये आपको एग्जिस्ट ही याद करना पड़ेगा। एवरेज कोस्ट में सिर्फ आपने ये फार्मूला लिखना है, और ये लिखा हुआ भी है कि आप 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं, लिखा हुआ 2 वे से फाउंड कर सकते हैं, किस तरह से फाउंड कर सकते हैं, नीचे आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। एवरेज वेरिएबल कोस्ट हमने फाइंड करी है। एवरेज वेरिएबल कोस्ट हमारे पास आएगी इज AVC इज इक्वल टू T, एवरेज वेरिएबल कोस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कोस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिक्स कोस्ट का भी फार्मूला आपने याद करना है। फिक्स कोस्ट का भी ऊपर जो इसके अंदर लिखा है ये इसके फार्मूला ही लिखा हुआ है। एवरेज फिक्स कोस्ट में क्या है हमारे पास, एवरेज फिक्स कोस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कोस्ट डिवाइडेड बाय Q।
अगला है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें चेंज आने से हमारी जो क्वांटिटी है, आउटपुट है, उसमें भी चेंज आते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, मार्जिन कॉस्ट आ जाती है। चेंज इन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म इन अ शॉर्ट रन। आपसे ये MC इक्वल होता है, मार्जिन इक्वल होता है डेल्टा TQ एंड डेल्टा VQ। डेल्टा TQ डेल्टा VQ ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँ कि डेल्टा TQ और डेल्टा TC कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा VQ कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है, आपने अच्छी तरीके से देख लेना है कि इस टेबल में इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है। टोटल फिक्स कॉस्ट देखें, एक जगह फिक्स कॉस्ट है, फिक्स ही रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 10 है, 16 है, 21, 28, 40 हुई है। टोटल इन दोनों को ऐड करके हमने टोटल लिख लिया है। उसके बाद रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जो हमें प्रॉफिट मिले, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एवरेज कॉस्ट आ गया हमारे, यानी कि टोटल रेवेन्यू हम मालूम करेंगे प्राइस को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी डिमांड के साथ, क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और हमें एवरेज रेवेन्यू मालूम करने के लिए टोटल रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, और इसी तरीके से हमें MR मालूम करेंगे, डेल्टा TQ डेल्टा Q मालूम करना है। उसके बाद है प्राइस टेकिंग इन प्राइस मेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म वो फर्म होती हैं जो मतलब कंपटीशन हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन, एक इकोनॉमिक्स की टर्म है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या करते हैं, बहुत सी फर्म आती हैं। जब बहुत सी फर्म काम करती हैं तो उनका क्या करते हैं, जब एक फर्म प्राइस गिराएगी तो दूसरी फर्म भी अपनी प्राइस ऑटोमेटिकली गिराएगी। अगर एक फर्म बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म भी ऑटोमेटिकली बढ़ाएगी, क्योंकि उसने एक दूसरे को इन फर्म ने कम्पीट करना है, इसलिए ये प्राइस टेकिंग फर्म है। प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि प्राइस कंपनी कंपटीशन के तौर पर खुद आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि आपस में डिसाइड कर लेती हैं एक दूसरे को देखकर। प्राइस मेकिंग फर्म वो होती है मोनोपोली मीन कि एक बंदा होता है, उसकी आज़ादारी है, वो चाहे तो प्राइस को बढ़ा दे, वो चाहे तो प्राइस को कम कर दे। फॉर एग्जांपल बाप्टा है हमारे मुल्क में, एक है, वो जब जाता है बिजली ले जाता है, जब जाता है बिजली नहीं आती, जब जाती है बिजली आ जाती है। तो क्या प्राइस मेकिंग फर्म है। इस फर्म में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये फर्म जो मोनोपोली है वो स्टेबल नहीं रहने देता किसी को कि वो अपने मोनोपोली के अंदर इंटर हो। क्या करते हैं, जब कोई नई फर्म इंटर होती है तो वो अपनी प्राइस अपनी कॉस्ट से भी गिरा देते हैं ताकि कोई आए ही ना, फिर उनको लॉस होता है, वो ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। फिर ये फर्म फिर क्या करती हैं कि फिर अपनी मोनोपोली पे आ जाती हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, और हमें जो है वो परचेज़ करनी ही पड़ती है। आगे हमें इसी चैप्टर में दिया हुआ है इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन दो दी हुई है, एक जगह में TR गिवन है, एक जगह में TC गिवन है। लिखा है कैलकुलेट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट आउटपुट एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड द आउटपुट यूजिंग बोथ मेथड। हमने क्या करना है, प्रॉफिट मालूम करना है। तो पीछे मैंने आपको बताया था पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC। तो हमने क्या करना है, इसका जो फार्मूला होगा पाई इज इक्वल टू TC माइनस पाई टू इक्वल टू TR माइनस TC। यहाँ मैंने दोनों जगह TC लिख दिया, ठीक है। हमने क्या करना है, पाई में हमारे पास TR क्या गिवन है, TR हमारे पास है 7 की वैल्यू हमने लिख ली, TR की सारी वैल्यू लिख ली, माइनस डाल दिया और हमारे पास आ गया TC की आ गया। यहाँ हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आगे हमने इनका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव लेना है हमने, हमारे पास ये है, हमने डेरिवेटिव क्या लेना है, हमारे पास जो पावर होती है उसको हमने -1 कर देना होता है डेरिवेटिव में। अगर हमारे पास ये क्यू की पावर 3 होती तो हम -1 करते तो वो 2 हो जाता। अगर इसमें 5 पावर होती -1 करते तो हमारी 4 हो जाता, तो 4 हो जाता। और हमने क्या करना होता है, जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट की कोई ज़ीरो, कांस्टेंट में हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट को हम ज़ीरो अज्यूम करते हैं, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 जितने भी अमाउंट होंगे वो सारी क्या होंगे, उसको जगह हम लिखेंगे ज़ीरो,
या ना भी लिखें कोई भी फ़र्क पड़ता नहीं है। अब हमारे पास 16 है, क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 है, मतलब 1 है। 1 को -1 से करेंगे तो क्यू तो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 16। इसी तरीके से हमने 2 में से -1 पावर की तो हमारे पास 1 आ गई पावर, वो हमने क्यू लिख लिया और 6 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 12। अब हमारे पास यह की डेरिवेटिव लेने के बाद आगे हमने क्या करना है, 16 को उधर ले जाएंगे और आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरीके से हमने क्या करना है, एम आर का डेरिवेटिव लिया 7 2 -4 6 का, उसके बाद 12 + 3 6 का लिया और आपस में इन दोनों को किया तो हमारे पास क्यू 5 आकर इनमें से एक इक्वेशन पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर लेनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास है जी फिर टी आर का फंक्शन है, ये सारी फंक्शन है। हमने क्या करना है, एम सी को इक्वल करना है एम आर पे, एम सी को यानी कि मार्जिन को उसको मार्जिन आर पे इक्वल करना है। यहाँ भी हमने क्या क्या लिया, एम सी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। टी आर एम आर का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर है। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4। डेरिवेटिव देखें 4 8 क्यू माइनस क्यू स्केयर है, तो हमने क्या करना, यहाँ क्यू की वैल्यू क्या होगी 1 है तो 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 2 की वैल्यू हम 1 माइनस करेंगे तो 1, और क्यू के साथ पावर जो वेरिएबल है कांस्टेंट है वो कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे सिंपल क्यू। इसी तरीके से हमारे पास टी सी की वैल्यू है 12, इसी 12 हमारा कांस्टेंट है तो 0 कर देंगे। 16 की पावर हमारे पास है कोई भी पावर नहीं, 1 है, तो हम से इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे 16 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3 2 है माइनस, तो 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्यू की पावर 2 है तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। आगे इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर जो पीछे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया सेम वही है, पाई की वैल्यू मालूम करनी है, मतलब प्रॉफिट मालूम करना। टी सी को इक्वल उन्होंने कर दिया। यहाँ हमने निकाला था, यहाँ हमने निकाला टी आर निकाला और यहाँ हमने निकाला था एम आर निकाला। एम सी से हमने निकाला टी सी और एम आर से हमने निकाला टी आर। इस वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। ऊपर एम आर और सी एम सी इक्वल निकाला हुआ है हमने। यहाँ से निकालने को आपस में यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस का निशान था तो अंदर वाले ब्रैकेट के निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस सब हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये उसमें से एक इक्वेशन को हमने क्या करना है कि एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पाई का आंसर 52 आ जाएगा। उसके बाद हम लिखा हुआ है एम आर मालूम करना है। एम आर मालूम करना है, इसमें हमने टी सी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे एम आर का फार्मूला टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसको हमने क्या करना है, क्यू के साथ डिवाइड कर देना, तो क्यू से क्यू कट जाएगा 48 आ जाएगा, और क्यू कट जाएगा तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास है 48 माइनस 4, 48 में से -4 करेंगे 44 आ जाएगा। इस तरीके से हमने एम आर निकालना है और सारा निकालना है। ये चार्ट जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर का ये चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सारा आप 4-5 जो अपने चैप्टर है कवर कर सकते हैं। मार्केट टाइप का परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओलिगोपोली होती है और मोनोपोली होती है। नंबर ऑफ मार्केटिंग परफेक्ट कंपटीशन में मैनी जो फर्म होती हैं बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और इसमें क्या कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि बहुत से लोग काम करते हैं, किसी का दिल चाहे आए किसी का दिल चाहे वो चला भी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं होमोजीनियस एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं और डिफरेंट भी प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसके आगे से एग्जांपल लिखे हैं, वीट हो गया, वेजिटेबल वगैरह, और इसका ये कर्व लिखा हुआ है फार्म इज़ अ प्राइस टेकर। ये प्राइस टेकर के बारे में आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसमें होती हैं फ्लू कंपनी होती हैं अनरिस्ट्रिक्टेड होती है, इसमें भी कोई आए या कोई जाए कोई मसला नहीं है। उसके बाद है इंडिफरेंशिएट, यानी कि प्रोडक्ट जो होती है डिफरेंट होती हैं। उसके बाद उसकी एग्जांपल लिखी हुई है और यहाँ उसकी स्लोप लिखी है। ओलिगोपोली जो होती है उसमें फ्लू होती हैं, यानी कि 7-8 होगी, 7-8 होंगी, सारी बात है एक के जाने से असर पड़ेगा तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। इसमें डिफरेंट दोनों प्रोडक्ट बनाई जाती हैं और यहाँ उसकी एग्जांपल लिखी। मोनोपोली एक होती है और ये यूनिक होती है, अगर ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, अगर ये चला जाए तो ये ब्लॉक हो जाती है सारी, जैसे वाफ्टा के ये ऐसी सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। आपने इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इंग्रेडिएंट ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रक्चर, आगे ये सारे की एलिमेंट लिखे हुए हैं। आपके पास अगर कोई भी आ जाता है कि मोनोपोली के बारे में लिखे, आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली के बारे में लिखे परफेक्ट कंपटीशन पे। अच्छा, आपसे पूछा जाए परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली ओलिगोपोली के बारे में पूछा जाए तो आपने सिंपल क्या करना है,
एक लाइन पे लिख लेने कि ये फार्म में इतने फार्में होते हैं, इनकी एंट्रीज बैन होते हैं, ये चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये इनकी क्या होती हैं, ये इनकी टाइप्स हैं, और ये इनकी डिमांड के कर्व हैं। तो इतना भी आप लिख लेंगे, अच्छा सा आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे भी सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लियर करना है। मोनोपोली के बारे में सारा जो चैप्टर है, जितने भी आगे 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, सारों का थीम जो है वो उस टेबल में दिया हुआ है। टेबल आता है, कभी कभी टेबल भी आ जाता है, पूछ लेते हैं, और कभी कभी इसके बारे में कर्व भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा कर्व आएगा। इन चैप्टर को आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टेबल इतना काफ़ी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से कौन से। उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड प्राइस, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब मुख्तलिफ जगह में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब फ़र्क होना, प्राइस की कीमतों में फ़र्क होना। हमने कहा व्हेन अ प्रोडक्ट चेंज डिफरेंट प्राइस एट द सेम व्हेन अ प्रोड्यूसर चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑफ द कस्टमर। जब जो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो चार्ज करे, डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, सेम कह रही हूँ, डिफरेंट मतलब जगह पर सेम प्राइस डिफरेंट। इसके बाद है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, फ़र्क होना। जब प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस में फ़र्क होना। जब एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट जगह पे प्राइस हो तो वो क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के भी मुख्तलिफ मतलब इसकी डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है। थर्ड डिग्री क्या है, मोस्टली थर्ड डिग्री के बारे में आ जाता है। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, इन दिस टाइप एवरीवन चार्ज अकॉर्डिंग टू व्हाट ही कैन पे। मतलब यानी कि अगला फॉर एग्जाम्पल आप देखो अगर बार्गेनिंग होती है, जब हम लोग जाते हैं चीज़ लेने के लिए जाते हैं, अगर वो 20 की चीज़ है तो हम उसे कहेंगे 15 पे करेंगे हम, तो वो क्या करें, बार्गेनिंग कर कर हम उनकी प्राइस कम कर लिए, यानी कि हम जितना पे करना चाह रहे हैं उतना प्रोड्यूसर हमसे ले वो क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में आ जाता है। उसके बाद है सेकंड डिग्री, इन दिस डिग्री डिफरेंट प्राइस चार्ज द कस्टमर हु परचेज डिफरेंट क्वांटिटी। मतलब कि क्वांटिटी के लिहाज से प्राइस कम या डाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम होलसेल में लेंगे तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमारी जो प्राइस है वो कम होंगी। अगर हम 2 या 3 चीज़ें लेंगे तो हमारी जो क्वांटिटी प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास है थर्ड डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाती है। इन दिस टाइप सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस और डिफरेंट कस्टमर इन डिफरेंट मार्केटिंग। यानी कि जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है प्लेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल अब आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो एक चीज़ की प्राइस, इस्लामाबाद में सदर में चले जाएँ वहाँ प्राइस क्या होगी, हाई होंगी। मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे प्राइस हाई होंगी, KFC में जाएंगे प्राइस हाई होंगी। लेकिन यहाँ जहाँ आप एक किसी ढाबे में जाकर चीज़ खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इस्लामाबाद में वो हाई ले रहा है, मैकडॉनल्ड्स हाई ले रहा है प्राइस, ठीक है, इसी तरीके से वो अगर किसी बैकवर्ड एरिया में, वहाँ मैकडॉनल्ड्स की प्राइस कम होगी। यानी कि वो अपनी एरिया को देखकर वो प्राइस चार्ज कर रहा है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 22, ओलिगोपोली के बारे में इम्पोर्टेंट है। लास्ट सेमेस्टर पे इसके बारे में हमारी असाइनमेंट आई थी। उसमें क्या होता है, ओलिगोपोली में 22 या 20 लोग होते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में वो चीज़ें लिखी हैं जो टेबल में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, वो सारी हमारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की है, ये आपने पढ़ लेना है। द वर्ड ये ओलिगोपोली, द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, तो ओलिगोपोली का जो वर्ड ड्राइव किया वो क्या है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। इंक्लूजन कार्टल ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी तफसील बहुत ज़्यादा इतनी दी हुई नहीं है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आई थिंक आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू टू वाचिंग। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और दुआओं पे याद रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।